और संस्मरण विधा में रचित एक कहानी है, जो इसमें वर्णित घटनाएं और पात्र बिल्कुल वास्तविक है। और वास्तविक है मतलब कि इसका हमारे जो दैनिक जीवन जो है उसमें जो घटनाएं चल रही हैं वो बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है। उसमें कहीं कोई मनगढ़ंत या काल्पनिकता की कोई बातें नहीं, ठीक है। यह संस्मरण जिम कॉर्बेट की पुस्तक मेरा भारत से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद श्री वेद कुमार वेदालंकार द्वारा किया गया है और इसका हिंदी अनुवाद ये लिखा गया था किसी और भाषा में, इसका अनुवाद किया है श्री वेद कुमार वेदालंकार जी ने। इस संस्मरण में से विद्यार्थियों के मन में परोपकार मीन्स दूसरे के लिए किया गया उपकार, वो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने की भावना उत्पन्न हो और दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना उत्पन्न होगी का मतलब ये हुआ कि हम जो किसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं वो कभी भी उसमें कोई ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई लाभ होगा। लाभ और हानि की कल्पना किए बिना आप जो है काम करते चले जाएं। आपको ये नहीं सोचना है कि ये काम करेंगे तो इसमें हमको ये लाभ होगा, ये काम करेंगे तो हमको इसमें ये हानि होगा। अगर इस तरह की बात अगर आप सोचते हैं कि हमको इसमें ये लाभ, इसमें ये हानि, इसमें ये होगा, तो फिर आप काम कभी भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप काम से पहले ही उसका मूल्यांकन करने लगेंगे, जो कि सही नहीं। अब देखो, समरिया घाट से आने वाला स्टीमर उस दिन जरा देर से आया था। मैं उतरने के घाट पर खड़ा होकर सारे दृश्य का अवलोकन कर रहा था। समरिया घाट से आने वाला जो स्टीमर था, तो जिससे कि व्यक्ति आते जाते थे, सामान आता जाता था, उस दिन जरा देर से आया। मैं उतरने के घाट पर खड़ा होकर सारे दृश्य का अवलोकन कर रहा था। यानी जो वो है, जो लेखक है, वो कह रहे हैं हम सब कुछ देख रहे हैं। यात्रीगण एक ओर से जहाज पर से गड़बड़ मचाते हुए उतर रहे थे और दूसरी ओर ब्रॉड गेज की गाड़ी पकड़ने की शीघ्रता में ऊंचे प्लेटफॉर्म की ओर चढ़ते जा रहे थे। और दूसरी जो थे ब्रॉड गेज की गाड़ी पकड़ने की शीघ्रता, और दूसरा जो है सब ये सोच रहा था कि हम लोग जो है जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म पे जा कर के गाड़ी अपना पकड़ लेंगे। इस तरह की बातें। स्टीमर के देर से आने के कारण मैंने यात्रियों के लिए गाड़ी को कुछ देर के लिए रुकवा लिया था। क्या किया था कि गाड़ी को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। सब यात्री जहाज पर से उतर चुके थे। सबसे अंत में एक व्यक्ति उतरा। सारे व्यक्ति गाड़ी से उतर गए थे, सबसे अंत में एक व्यक्ति जो है वो उतरा। उसकी आंखें गड्ढों में गहरी धसी हुई थी और उसकी आंख जो है वो पूरा अंदर धसा हुआ था। उस व्यक्ति का आंख उसने जो सूती कोट पहन रखा था उसमें पैबंदों की भरमार थी। कोट को देखकर ऐसा अनुमान होता था कि अवश्य ही यह कोट कभी सफ़ेद रहा होगा और कोट को देखकर ऐसा लगता था कि उसमें पैबंदों की भरमार था। उसमें बहुत सारे पैबंद का मतलब दिया हुआ होगा। मतलब कि बहुत सारी उसमें जो है कलाकारिता से भरा हुआ था। ऐसे भी आप देखते होंगे कि जो कपड़ा जो बनता है वो कपड़ा खास करके अगर वो पायजामा कुर्ता है या और भी है जो
शादी विवाह के उत्सव पर लोग पहनते हैं। उसमें आप देखेंगे बहुत सारी कलाकारिता की रहती है, गले के पर बॉर्डर में, हाथ में, बहुत सारा पीठ वगैरह में या पूरा उसके बाहों में बहुत सारी कलाकारिता की रहती है। बहुत सारी महीन महीन जो है उसमें नक्काशी किया हुआ रहता है या कपड़े पर बॉर्डरिंग एम्बॉर्डरिंग किया रहता है। बहुत सारा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में तुमको। खास करके होली के अवसर पर, विवाह शादी के अवसर पर, शादी समारोह में लोग इस तरह के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। रंगीन रुमाल में बंधा एक बंडल उसके हाथ में था। वह जहाज की सीढ़ियों के बाजू के डंडों का सहारा लेकर जैसे तैसे उतरा, परंतु गाड़ी के चढ़ाव की ओर न जाकर लड़खड़ाते हुए शिथिल कदमों से नदी की ओर चल पड़ा। देखो, वो गाड़ी की ओर न जाकर के वह नदी की ओर चल पड़ा। उसकी दशा से स्पष्ट था कि वह गंभीर और भीषण रूप से बीमार है। वो देखने से ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है वो व्यक्ति। नदी किनारे पहुंचकर उसने झुककर मुंह धोया, बंडल में से एक चादर निकाली, गंगा के किनारे उसे बिछा दिया और उस पर लेट गया। उसने क्या किया, एक चादर निकाला, गंगा के किनारे उसे बिछा दिया और उस पर लेट गया। गंगा का पानी उसके पैरों के तलवों पर थपेड़े मार रहा था, क्योंकि वो गंगा के किनारे जाकर के चादर बिछा के सो। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। स्पष्ट था कि उसे गाड़ी पकड़ने में कोई रुचि नहीं थी। जब स्टेशन की अंतिम घंटी बजी और गाड़ी ने चलने की सीटी भी बजा दी तो भी उसने कोई हलचल नहीं की। वह पीठ के बल लेटा हुआ था। जब मैंने उसे बताया कि भाई तुम्हारी गाड़ी तो छूट गई, तो उसने गहरी धंसी आंखें खोली और मेरी ओर देखते हुए बोला, मुझे गाड़ी से क्या लेना देना है साहब, मैं तो मर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात इसने कही, इसलिए जिस आदमी की तबीयत खराब हो, जिस आदमी का ये लगे कि अब मेरा जान नहीं बचेगा, उसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ें भी आप अगर ला कर रख देंगे तो उसके जीवन में उसे कोई उसको लेना देना नहीं है, क्योंकि उस समय उसको ये लगता है कि मेरा जान कैसे बच जाए, और जान के आगे दुनिया में कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मान के चलिए। जान बचेगा, बहुत सारे उपाय हैं, आप करके ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। वे दिन आम की बहार के थे, जबकि साल में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और इन्हीं दिनों हैजा भी जोरों से फैलता है। कहता है आम के समय में सबसे बड़ा, जैसे अभी का दिन बहुत ख़राब समय है। अभी के समय में बहुत तरह की बीमारियां जो है वो तुम पर हावी होंगी। अगर तुम्हारा शरीर का जो पावर है, अंदर का इम्यूनिटी अगर वो मजबूत है तब तो तुम झेल लोगे, और नहीं तो तुम बेड पर गिर जाओगे। क्योंकि अभी के समय में दो तरह का दिन कर रहा है, रात में ठंडा लगता है 2 बजे के बाद, और सुबह फिर वही गर्मी का समय अभी से शुरू हो जाता है। तो ये बात अलग है कि बच के रहने का समय है, संक्रमण का समय है, बच के रहने का समय, अपने आप को बचा के रखने का समय है, बहुत तरीके से चलने का समय है। तो ये सब चीज़ आपको खुद देखना है कि हम कैसे बचें, बहुत सारा प्रिकॉशन लें। तो इसी समय में कहता है जिस समय में आम का समय रहता है उसमें हैजा होने की संभावना बहुत जोरों की रहती है, और हैजा फैला हुआ भी था। जब वह व्यक्ति जहाज की सीढ़ियों के नीचे से होकर मेरे पास से गुजरा, तभी मुझे संदेह हो गया था कि हो न हो यह व्यक्ति हैजे से हुई। जब वो गुजरा था बगल से तो लेखक को लग गया था ये व्यक्ति जो अमुक व्यक्ति है इसको निश्चित रूप से हैजा हो गया है, हैजा की बीमारी हो गई है। मेरा वह संदेह सच निकला। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह अकेला ही यात्रा कर रहा है। उसने यह भी कहा कि मोकामा घाट में उसका कोई मित्र नहीं है। मैंने उसे सहारा देकर पैरों के बल खड़ा किया और सहारा दिए मैं उसे 200 मीटर दूर अपने बंगले तक ले गया। तब मैंने अपने फूका कुली के घर में, जो उस समय खाली पड़ा था, उसके निवास की समुचित व्यवस्था की। एक कुली था, उसको ले जा करके उसको बोला कि देखो भाई, तुम्हारे लिए यही घर है, तुम इसी घर में आराम से रहो। मुझे मोकामा घाट पर रहते हुए 10 साल हो गए थे।
मेरी देखरेख में पर्याप्त विशाल श्रमिक समूह काम करता था। इनमें से कुछ लोग तो मेरे दिए गए घरों में मेरी देखरेख में रहते थे, शेष लोग आसपास के गांव में रहते थे। मैंने अपने लोगों में तथा आसपास के गांव में भी हैजे के कई बीमार देखे हैं। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति की विपन्नावस्था देखकर मेरी तो यही प्रार्थना करने को जी चाहता है कि भगवान न करे मुझे कभी हैजा हो जाए, किंतु यदि दुर्भाग्यवश हो ही जाए तो मेरी प्रार्थना है कि कोई कृपालु महानुभाव मुझ पर कृपा करे और मेरा सिर पिस्तौल की गोली से उड़ा दे या मुझे अफीम की भरपूर मात्रा खिला दे, ताकि मैं उसके नारकीय कष्ट से मुक्ति पा सकूं। लेखक कहते हैं कि हैजा बीमारी जो है बहुत खतरनाक है और बीमारी तो वैसे कोई भी अच्छा नहीं है। जिस बीमारी से अगर आप बचकर नहीं रहेंगे तो फिर बीमारी आप पर हावी हो जाएगी और आप कभी के नहीं रहेंगे। इसलिए चाहे टाइफाइड हो, चाहे वो तुम्हारा जॉन्डिस हो, चाहे वो हैजा हो, तपेदिक हो, पेचिस हो, कुछ भी हो, फ्लू हो जो अभी के समय में चला हुआ है। हर एक दो दिन, कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी भी अच्छा उतना नहीं है, फिर भी डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने रिपोर्ट में बोला कि ठीक है, कल रिपोर्ट हमको फाइनली मिलेगा, उसके बाद जो डॉक्टर कहेंगे वो फिर हमको करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो कि व्यक्ति अगर वो तैयार ना रहे, अब गंदा पानी नहीं पीना है, साफ पानी पीना है, बासी खाना नहीं खाना है, भोजन रखना है। अभी सबको कहा गया, जितने भी लोग हैं, कि भाई आप लोग अगर अपनी जान को बचाना चाहते हैं, प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, तो आप सारे लोग मास्क का प्रयोग करें। कहाँ कोई है, देखो 4-5 बच्चा, अभी किसी को कोई मतलब नाम का चीज़ नहीं है। आप लोगों को खुद ये होना चाहिए कि इतना टीवी में विज्ञापन आ रहा है, इतने पेपर में आ रहा है, कम से कम अपने आप को आप नहीं बचेंगे तो दूसरा आपके कारण मर जाएगा। आप ये समझ लीजिए, अगर आप अपने आप को नहीं सुरक्षित करते हैं तो आपसे दूसरे लोग संक्रमित हो जाएंगे, आप ये समझ लीजिए। और अगर आप सोचते हैं कि हम बचे रहें तो दूसरे को अवेयर करें, उसको भी कहें कि भाई कम से कम मास्क लगाओ यार, 2 गज की दूरी बनाकर रखो, कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप एक दूसरे से उतना ये करने का। आप सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, ये तो खुद सोचना चाहिए। और जिसको इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है, जब वो फंस जाएगा चक्कर में, तब उसको समझ में आ जाएगा कि बोला क्या जा रहा है, हमको कहा जा रहा था, हम पालन नहीं किए। है जो रहे, देखो कहता है कि मेरी स्थिति अगर ऐसी भी कर दी जाए कि पिस्तौल से मेरा सर भी अगर गोली से उड़ा दिया जाए, या मुझे अफीम की मात्रा, अफीम जो कि बहुत नशीला चीज़ होता है, वो भी खिला दी जाए, तो भी मैं उसके नारकीय कष्ट से मुक्ति पा सकूँ। यानी लेखक को ये बीमारी कितनी खराब लग रही है, आप सोच सकते हैं। हम लोग जो भारत में रहते हैं भाग्यवादी होते हैं। भाग्यवादी मतलब भाग्य पर निर्भर, जो होगा होगा देखा जाएगा, यहाँ ये वाली भावना है। लेकिन ऐसी भावना नहीं है। अगर आप इस तरह की सोचते हैं, इस तरह की मेंटालिटी आपकी है कि आप अपने सारे कर्म को भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी बर्बादी तय है। करवट बनो, काम करने का जज्बा रखो, कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जो काम करना है खुद से करना है, कुआं खोदना है और खुद पानी पीना है। कभी ये नहीं कि दूसरा कोई कर देगा तो हम काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। इस तरह के लोग जो भाग्यवादी होते हैं, अपने भाग्य को ही पर ही चलते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु का निश्चित समय आए बिना मर नहीं सकता। ये जान लो कि जब तक तुम्हारी मृत्यु है, तब तक नहीं है, तब तक तुमको कोई मार नहीं सकता है, और उसके पहले तुम्हारा जान जाएगा नहीं। लेकिन अगर मौत आ गया है तो तुम कितना भी बच के रहोगे, कुछ भी करके हार जाओगे, तुमको कोई नहीं बचा सकेगा। तुम्हारा टाइम आ जाएगा, तुम्हारा बुलावा आ जाएगा, तुमको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा, तुम कितना भी कुछ करके हार जाओ। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हमारी व्याधियों के प्रति उदासीन या निर्भर होते हैं।
सारे भारत में हैजे से लोग काफ़ी भयभीत रहते हैं। और जब यह एक महामारी के रूप में आता है, जैसे महामारी अभी तुम्हारे सामने है, ये जो बीमारी क्या है, ये महामारी का रूप ले लिया। पहले था लोग कहता था सटना नहीं, बात नहीं करना, अब तो हवा में है, अब तुमसे किसी को नहीं होगा, हवा से हो रहा है एक दूसरे को, ये वायरस दूसरा हो गया। अब अगर आप नहीं बचेंगे तो आप जाएंगे, तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये लहर दूसरी हो गई। हाँ, लेकिन हाँ, इसीलिए कहता है मास्क क्यों जरूरी है। पूरा मुंह ढका रहता है, नाक मुंह ढका रहता है पूरा, कोई भी अटैक हम पर नहीं कर सकेगा। कोई वायरस आएगा तो हम अगर ये बार बार हाथ धोना क्यों कहता है, कहीं से आए हाथ धोना है, चेहरे को धोना है, बाहर से आए अपने आप को खुद सुरक्षित रहने के बाद तो कोई बीमारी जल्दी होगा नहीं। देखो कहता है कि और जब ये एक महामारी के रूप में आता है, तब जितने लोग वास्तविक रूप से मरते हैं उतने ही लोग डर से मर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा कि वो लोग बीमारी से बहुत मरने वाले की संख्या तो होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमारी छोड़ दो वो डर से मर जाता है कि पता नहीं अब हमको हो गया, अब क्या होगा, अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये सोच के ही मर जाता है। मैंने तुमको क्लास 5 में भी बताया था, आपको याद होगा कि सांप के काटने से जो मरने वाले लोग होते हैं उसमें से 90% लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। उसको लगता है तो क्या काटा, सांप, क्योंकि सांप का जहर फैलने में टाइम लगता है, वो तुरंत काटेगा, तुरंत नहीं मरोगे तुम। अगर सांप तुमको काट लिया, जहाँ काटा है, अगर तुम साहसी हो, बांध दो रस्सी से उसको पैर को पूरा, और ब्लेड लेके चीर दो पूरा जिस जगह को ये है, और दांत के सारा खून निकाल दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो जहर तुम्हारे पूरे बॉडी में जब फैलना शुरू हो गया, धीरे 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 तुम्हारा यमराज के पास टिकट बुकिंग काउंटर में नाम चढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि तुमको कोई नहीं बचा सकेगा। तो जहर होता है ना, पॉइजन होता है, तो पूरे बॉडी में फैलेगा और तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचा देगा। इसलिए बीमारी, महामारी जो होती है वो किसी की दोस्त नहीं होती है, याद रखना। बीमारी से कोई दोस्ती नहीं, एकदम दूर दूर तक रहो उससे अलग अलग, क्योंकि बीमारी किसी का नहीं हुआ, उससे बच के रहना है। चाहे वो हैजा हो, चाहे वो तपेदिक हो, चाहे वो पेचिस हो, चाहे वो फ्लू हो, चाहे वो तुम्हारा एक चूहे से प्लेग जो फैलने वाला बीमारी एक बार था, इसी तरह फैला था ऐसे करीब 7, 8, 10 साल पहले, प्लेग चूहे से तहलका मचा के रख दिया था। लेकिन वो सब बीमारी ने उतना ज़्यादा झकझोरा नहीं था, लेकिन इस बीमारी ने जो अभी तुम्हारे सामने प्रेजेंट टाइम में, इसने तो खैर सत्यानाश कर दिया पूरे हर एक चीज़ का। इसलिए बहुत बच के रहने की ज़रूरत है, आप लोग भी बच के रहिए। कहता है इसमें कोई संदेह था ही नहीं कि मेरे फूका पुली के, सॉरी पढ़ा दिए क्या, नहीं, पुली के मकान में जो व्यक्ति पड़ा था वह हैजे के तीव्र और गंभीर आक्रमण से ग्रस्त था। उसे उसके बचने का उपाय यही था कि वह विश्वास बनाए रखे, और साथ ही मेरी अपरिपक्व चिकित्सा भी चलती है। डॉक्टर को देखो अपना चिंता भी है, उसका अपना दुकान भी चलना चाहिए, उसका अपना दुकान भी चले, क्योंकि बीमार आदमी नहीं पड़ेगा तो लोग जाएगा कहाँ है उसके पास। डॉक्टर का बिजनेस क्या है, डॉक्टर का बिजनेस है बीमार, तुम बीमार नहीं पड़ोगे, डॉक्टर का बिजनेस कहाँ से चलेगा। वो तो चाहता है कि गर्मी बढ़े, अभी खूब खुश है डॉक्टर साहब, खूब एकदम, देखो एकदम इतना भीड़ लगा हुआ है हर एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर में, और पहले कहेगा जाओगे तुम, क्या हुआ, बुखार है, कोविड टेस्ट, जाओ, घुसा दिया मुंह में इतना बड़ा, और उसके बाद तुम जाओ टेस्ट करके, अब बिना उसके तो तुमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो अब मैंडेटरी हो गया है, वो हर जगह करवाएगा तुमसे। और डॉक्टर की मोटी कमाई होती है, गाढ़ी कमाई अभी से हो रही है। सब डॉक्टर के यहाँ देखोगे एकदम पूरा बाहर आया हुआ है, क्या हुआ, पेट में दर्द, क्या हुआ, बुखार है, क्या हुआ, से घुरता है माथा, क्या करोगे, सब आदमी बीमार है। और अभी का कुछ ऐसा हवा चला कि हर घर में तुम पूछोगे, सब घर 90% घर में बुखार है। ये सारी बातें हैं। सर्दी खांसी तो एकदम बच के रहो। सर्दी खांसी जिसको हुआ तो बहुत कष्ट है। देखो
वहाँ मीलों तक अन्य कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी, खास तो केवल एक डॉक्टर, जिसे मनुष्य न कहकर पशु कहना अधिक उपयुक्त होगा। अब देखो, डॉक्टर को भी लेखक जो है वो डॉक्टर नहीं कह करके पशु कह रहे हैं, पशु। यह तो अच्छा हुआ कि एक अस्थायी कलर ने उस पशु मानव से छुटकारा दिला दिया। स्वयं को डॉक्टर कहने वाला यह व्यक्ति निसंदेह मोकामा घाट के इतिहास में ऐसा व्यक्ति था जो अपने पवित्र एवं सम्माननीय व्यवसाय के लिए कलंक था, क्योंकि उसके जो काम करने के तरीके थे वो सही नहीं थे, वो सही तरह से इलाज नहीं कर पाता था। ठीक है, तो आज का जो वर्ग है उसको हम लोग आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे हम लोग, इसका जो शेष भाग है उसको हम लोग बताएंगे। उसके बाद आज तक की पढ़ाई यहीं समाप्त होती है, कल फिर हम लोग आगे क्लास करेंगे। कर दूँ?